सवाल नंबर 11। 10 तक कल कर लिए थे, आज 11 है। इस सवाल में दिया है एक्स, वाई और जेड अभाज्य संख्याएं हैं, और वो भी कैसा है? डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग अभाज्य संख्या है। एक्स भी अभाज्य संख्या है, वाई भी अभाज्य संख्या है और जेड भी अभाज्य संख्या है। और एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है। दूसरा दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ने के बाद 70 आना चाहिए, तो बताइए z का मान क्या होगा? और आपको विकल्प भी दे ही दिया है। इसके लिए 4 विकल्प दिया है आपको, 31, 43 और 29 और 37। ये सवाल है। ये एक्स वाई जेड कैसे नंबर हैं? अभाज्य संख्या। एक्स वाई जेड कैसे हैं? अभाज्य हैं। और सर सबसे बड़ा कौन है? जेड। एक्स से बड़ा है वाई, वाई से बड़ा है जेड, और तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? 70। तो बोला सबसे बड़का जो जेड है उसका मान बताइए क्या होगा? इन्हीं चारों में से न कुछ होगा। बोलिए। तो आप कह रहे हो 37। चलो, आपका बात हम मानते हैं, तो चेक करना पड़ेगा हम। अगर हम जेड को 37 बोलेंगे तो ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके क्या रखना होगा ताकि 70 बन जाए? 33। 37 में 33 जुड़ेगा तब ना 70 होगा, और 33 2 और 31 से बन जाता है। तो इसको 2 और इसको 31 लिया जाए तो क्या तीनों अभाज्य संख्या होंगे? और क्या x से बड़ा y है और y से बड़ा z भी है? ये कंडीशन भी मैच कर रहा है। इसलिए 37 से बड़ा 43 पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, तब 37 लगाएंगे। अगर 43, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या दिख रहा था? 43। अगर 43 पे सेटिस्फाइड हो जाता तो आंसर क्या जाता? 43। एक बार चेक करते हैं सर, x प्लस वाई प्लस जेड 70 आना चाहिए, और सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है हमको? 43। तो अगर ये 43 होगा तो ये लोग मिला के कितना बचेंगे? 27। ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 27। तभी न तीनों मिल करके 70 हो जाएगा। अब बताओ, 27 को 2 नंबर में तोड़ सकते हो जो दोनों के दोनों अभाज्य हो, क्योंकि एगो x है एगो y है, दोनों मिलके ना 27 है। तो 27 को 2 नंबर में तोड़ो, ऐसा नंबर होना चाहिए कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर। कोई है ऐसा नंबर? आप कहोगे सर 27 के पहले 23 है प्राइम नंबर, तो 23 के साथ तो 4 चाहिए और 4 प्राइम नहीं है। 23 के पहले 19 है, तो 19 के साथ 8 चाहिए, 8 भी प्राइम नहीं है। 19 के पहले 17 है, तो 17 को तो 10 चाहिए, 10 नहीं प्राइम है। और 17 के पहले 13, तो जैसे ही यहाँ 13 लेंगे तब तो यहाँ 14 लेना पड़ेगा, और वो बड़ा होने लगेगा, एक्स छोटा ना चाहिए, इसलिए 43 पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 37। ये होगा। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, 19, 23, 31, 29, यही ना दिया हुआ है। तो इसमें हमको अधिकतम से अधिकतम अगर चाहिए तो सबसे पहले मेरा ध्यान 31 पे जाएगा। तो जैसे ही यहां 31 सोचिएगा तो क्या ये लोग 7 बचेंगे? बचेंगे ना? 31 7 38। क्या 7 2 और 5 से बन जाएगा? 7 2 प्लस 5 होता है ना, तो 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तीनों प्राइम ही ना रखना था। तो ये 7 पॉसिबल है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? और वो दोनों क्या होगा? सर कोनों को 5 ले लीजिए तो कोनों को 2 लेना होगा, और क्या ना जगह 5 दूसरा। तो अधिकतम मान क्या होगा इसका? 31।
समझ में आ रहा है बात? नहीं है इसके जैसा। इसमें तो एक खास बात था कि ऑर्डर में होना चाहिए, और वहां कोई जरूरी नहीं, खाली अभाज्य होना चाहिए। चलिए 13 बताइए। ए ऑप्शन। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई हैं। अब वो संख्या क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन 4 को है। जैसे समझिए A B C D, ये 4 को है संख्या, और ये चारों के चारों क्या है? अभाज्य। और किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में है, मतलब A से बड़ा B होगा, B से बड़ा C होगा, और C से बड़ा, इसी को हम बोलेंगे बढ़ते क्रम में। और चारों के चारों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। ये बोल रहा है। आगे कह रहा है इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल, प्रथम 3 A B C ना, इनका गुणनफल दिया है कितना? 350। और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 B C B ना, का गुणनफल है 1000। अब ये भाई साहब बड़ा स्पेशल नंबर है। आपको एक बात बताएं, याद रख लीजिएगा, 1001 जो होता है वो लगातार 3 प्राइम नंबरों का गुणनफल होता है, 7, 11 और 32। ये 7, 11, 13 तीनों लगातार प्राइम नंबर हैं क्या? इस 7 के बाद कौन प्राइम नंबर आता है? 11। 11 के बाद कौन आता है? इन तीनों को गुणा करिएगा ना तो 1001। ये आप ध्यान रख सकते। बोलो तो बताओ, जानने गए कि बी सी डी क्या रहा होगा जो 1001 आया? बी क्या रहा होगा? 7। सी क्या रहा होगा? और डी क्या रहा होगा? तब ना आया होगा 1000। तो तुमसे तो छोटका पूछा है, तो इन चारों में सबसे छोटका कौन है? ए है। और लगातार लेना था चारों को, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तुम कहोगे बी का मान कितना हो चुका है? तो यहां अगर 7 है तो सी कितना है? तो बताओ भाई, ए का मान 7 गुणे 11 से भाग दे देंगे तो ए निकल जाएगा। यहां से ए बराबर हो जाएगा 385 7 गुणे 11, 11 सते 77, 5 बार में जाएगा। तो वो लगातार चारों प्राइम नंबर कौन थे? 5, 7, 11, 13। ताकि शुरू के 3 को गुणा करेंगे तो 350, और अंतिम के 3 को गुणा करेंगे तो 1000। तो हमारा सबसे छोटा क्या हुआ? तो आंसर 5 हो जाएगा ना इसका। आ रहा है कि नहीं समझ में? ना 14 नंबर सवाल क्या पूछा है? कौन सा अभाज्य है? आप कहते हो, पूछ रहा है चारों ऑप्शन में कौन को प्राइम है। तो को प्राइम का पहचान क्या है? HCF1 होना चाहिए। HCF1 किस ऑप्शन का है? आप कहोगे सर इसका HCF तो 21 हो जाएगा। 21 ना कॉमन हो जाएगा। जो मैक्सिमम कॉमन होगा उसी को HCF कहा जाता है। ये दोनों नंबर में ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन हो जाएगा? 21 कॉमन हो जाएगा। तो हमें तो HCF 1 चाहिए। कोई पूछेगा 21 और 42 का HCF क्या होगा? 21 होगा, क्योंकि हम ज्यादा जो कॉमन ले सकते हैं वही HCF कहलाता है। तो ये तो नहीं ना होगा, हमें HCF 1 चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो HCF इसका क्या कहलाएगा? 9। और हमें HCF क्या चाहिए? 1। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? 3 में कॉमन हो जाएगा। 12 3 36, 5 3 15। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? और जो 3 के अलावा कुछ और नहीं ले पाएंगे। इसका HCF क्या कहलाएगा? 3। तो HCF हमको क्या चाहिए था? 1। न इसका 1 हुआ, न इसका 1 हुआ, न इसका 1 हुआ। इसका देखो 11 और 21 में क्या कॉमन लोगे? केवल 1 कॉमन ले पाओगे।
और जो कॉमन हुआ वही एचसीएफ हुआ। तो क्या 11 और 21 का एचसीएफ 1 और जिसका एचसीएफ 1 वही क्या होता है, कोप्राइम। हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन। जो कॉमन होना वो 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा हो गया तो कोप्राइम, तो डी में है केवल 1 कॉमन। एक होता है अभाज्य, एक होता है सह अभाज्य। अभाज्य में क्या था, केवल 2 गुणनखंड, और सह अभाज्य में एचसीएफ 1। ये ध्यान रखिए। बोलिए 15 का आंसर होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। आप पहले इसको बताओ, एचसीएफ मतलब जो कॉमन लिया जाता है मैक्सिमम। इन दोनों में अधिकतम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अधिकतम अगर 7 कॉमन ले सकते हैं तो इसका एचसीएफ 7 हो गया। और हमें 7 एचसीएफ नहीं चाहिए, 1 एचसीएफ चाहिए। ये तो कोप्राइम नहीं है। इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ 32 और 62 में क्या कॉमन हो जाएगा, मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं अधिक से अधिक, बोलिए भाई। 32 और 62 में अधिक से अधिक बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि जब 2 निकलेगा तो यहाँ 16 बचेगा और यहाँ 31 बचेगा, और 16 31 में तो कुछ कॉमन होगा नहीं। इसमें मैक्सिमम क्या कॉमन निकलेगा, 2, यानी इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा, 2, और हमें एचसीएफ क्या चाहिए, 1। ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। क्या आइए 217 और 651, ये बताओ ये दोनों नंबर में क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। क्या 217 से ये 3 गुना है, इसका मतलब 217 बाहर हो जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या कहलाएगा, 217। तो हमें एचसीएफ तो 1 चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया, इसलिए लगाएंगे। पहले आप रिजेक्ट कर दीजिए, उसके बाद जो बचा वो आंसर हो जाएगा। अगर इसको पहले ही निकालने के चक्कर में पड़िएगा तो आप फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा और कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा तो बोलेंगे इसका एचसीएफ 1 आया। समझ रहे बात को मेरी। 2 तरीका, या तो जो नहीं है वो पहले काट के निकाल ले, या तो जो है पहले उसी को चेक कर लेते। मान लो पहला ऑप्शन दिया था, तो पहला ऑप्शन में हम पूछते इसमें क्या कॉमन है, तो आप इसके गुणनखंड में ही ना देखते। जैसे 198 को फैक्टराइज करिएगा तो क्या है ये, 2 गुणे इसका आधा क्या होगा, 9 9 99। तो क्या ये 9 गुणे 11 टाइप का था ऐसे 2 गुणे। अच्छा 175 जो है ये तो सर 25 गुणे 7 है, तो क्या है ये 5 गुणे 5 गुणे 7 इसी टाइप का ना है। तो बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है भाई, इसमें 2 9 11 है, इसमें 5 5 7 है, कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कॉमन नहीं हो पाएगा। अर्थात इसका एचसीएफ 1 होगा, और जिसका एचसीएफ 1 होगा वो सह अभाज्य कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन है। अरे समझ बात, बात से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सह अभाज्य ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सह अभाज्य यानी को प्राइम ही पूछ रहा है। या हम को प्राइम बोले या रिलेटिव प्राइम बोले, दोनों एक ही बात है। तो ये इसकी पहचान क्या थी, एचसीएफ 1 ना, इसकी पहचान क्या है, एचसीएफ 1। तो बताइएगा 103 और 113 में क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर 1 के अलावा कुछ होगा कॉमन। 103 एक प्राइम नंबर है, 103 किसी पहाड़ा में आया है आज तक, अभाज्य संख्या है। 113 कहीं नहीं पहाड़ा में दिखाया आपको, जो पहाड़ा में नहीं है वो अभाज्य है।
मतलब इहो अभाज्य है, इहो अभाज्य है, और दो अभाज्य अगर मिल जाते हैं तो उसका एचसीएफ एक होता है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, को प्राइम। इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यस। अब 17 पे विचार करें। 17 नंबर सवाल है, कौन सा अभाज्य नहीं है? तो आप कहोगे कि सर जिसका एचसीएफ एक नहीं होगा वही सह अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि जिसका एचसीएफ एक होता है वो सह अभाज्य होता है। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन करे कोई दो अभाज्य संख्या। भाई कोई भी दो अभाज्य संख्या लिए थे उसका तो एचसीएफ एक हो जाता है, तो ये तो सह अभाज्य न होगा। हमको क्या चाहिए? नहीं वाला। ये आंसर होगा कभी मेरा? ये देखो कह रहा है कोई भी दो लगातार विषम संख्या। तो सर कोई भी दो लगातार विषम लेके देखो, उसका एचसीएफ एक बन जाएगा। जैसे 3 5 विषम है कि नहीं? 3 5, 3 5 का एचसीएफ क्या होता है? एक। और जिसका एचसीएफ एक हो गया वो तो सह अभाज्य हो गया। हमको नहीं वाला चाहिए। ये भी गलत है, गलत है ना जी। ये कह रहा है कोई भी दो लगातार संख्या, 13 14 4 5 ये ना लगातार हुआ, कोई भी लगातार दो बोलोगे ना उसका एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। और जिसका एचसीएफ एक होगा वो क्या होगा? सह अभाज्य। ये भी सह अभाज्य हो गया। तो बचा क्या? डी। और ये लिखा है कोई भी दो लगातार सम। सम बोलने ही का मतलब हो गया कि दो तो कॉमन होगा। 14 16 कोई भी लगातार दो गो, अगर एक 14 तो एक 16 बोल सकते हैं। तो जैसे ही दो गो सम संख्या आएगा उसमें से दो कॉमन होगा कि नहीं होगा? और एचसीएफ 2 होगा तो कभी सह अभाज्य होगा? नहीं होगा। हमको नहीं वाला चाहिए। तो आप ये बात डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कोई भी लगातार दो सम संख्या सह अभाज्य नहीं होता। लगातार विषम हो जाएगा, लगातार संख्या हो जाएगा, अभाज्य भी हो जाएगा, परंतु सम संख्या नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन, चौथा करेक्ट जाएगा, क्योंकि ये नहीं वाला पूछा है। अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्या हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। बात सही है ना? ट्वाइन प्राइम किसको कहा जाता है? जुड़वा अभाज्य। सर उन दो अभाज्य संख्या को कहा जाता है जिसका अंतर हमेशा 2 होता है। मैं लिखाया भी था आपको ये बात। जैसे 3 5, क्या ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं? और इनमें अंतर भी कितना है? 2 का। इसी को कहा जाता है जुड़वा अभाज्य। 5 7 ये दोनों कैसा है? अभाज्य होना चाहिए, और दोनों में अंतर कितना होना चाहिए? यही शर्त है जुड़वा अभाज्य का, कि जुड़वा अभाज्य उनको कहेंगे जो दोनों नंबर अभाज्य होना चाहिए और उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये कह रहा है कि 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य की संख्या बताइए। ये सब 35 100 के बीच तो नहीं आया। देखो ध्यान से, 35 से 100 के बीच देखना है। तो एक बात बताइए, क्या आपने देखा था कि सर 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है? उस 25 अभाज्य संख्या में जब हम आगे बढ़े थे तो एगो हमको 41 43 मिला था। ये दोनों के दोनों अभाज्य था ना, और दोनों में अंतर कितना का है? इसके आगे बढ़े थे 43 के आगे तो 47 मिला था, लेकिन 49 तो नहीं मिला था। फिर आगे बढ़े थे 53 मिला था, 55 नहीं मिला था। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 57 आया था आपका, 59 आया था। 57 प्राइम नंबर है? नहीं, 19 या 57 होता है तो प्राइम कैसे हो जाएगा? 59 मिला था एगो, और 59 के जस्ट आगे 61। क्या ये दोनों अभाज्य था? और इसके बीच का गैप भी कितना था? तो क्या ये लोग जुड़वा अभाज्य में आ रहे हैं?
अब बताइए आगे चल के कौन ऐसा नंबर दो को अभाज्य मिला जिसका अंतर 2 हुआ था? सर एगो 71 एगो 73, ठीक है ना। एकरे आगे बताइए 97 तक गए थे हम लोग, 73 के आगे कौन ऐसा पेयर मिला है जिसका अंतर 2 है? अब एक बार रिकॉल कर लो, 73 के बाद कौन अभाज्य संख्या? 79। तो 79 है बट 81 नहीं है। 81 नहीं, 83 तो है लेकिन 85 नहीं है। 89 है लेकिन 91 नहीं है। तब फिर सीधे 97 है। तो कोई ऐसा पेयर मिलेगा जिसमें 2 का गैप है? तो बताओ क्या ये सारे नंबर 35 से 100 के बीच हैं? तो कौन पेयर तैयार हो गया? आंसर 3 होगा। क्या हुआ? 3। ये ढूंढना था। जैसे 3 को कोई नंबर है ए बी सी और ये एक दूसरे के लिए क्या है? सहअभाज्य है। इसका मतलब उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो दे रहा है कि पहले 2 का गुणनफल यानी ए गुणे बी, पहला 2 कौन माने हैं? ए बी माने हैं आप। इनका गुणनफल 5 5 1 और अंतिम 2 का गुणनफल, अंतिम 2 कौन होगा? सी और बी होगा ना। इन दोनों का गुणनफल 1073। बोलो यही दिया हुआ है क्या? 3 नंबर में, जैसे 3 नंबर है ए बी सी, तो पहला 2 नंबर कौन होगा? ए और बी। इनका गुणनफल दिया है 551। अंतिम 2 नंबर कौन होगा? सी और बी। इनका गुणनफल दिया है 1073। अब बोल रहा है कि तीनों का योग बता दो, यानी हमसे ये पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, यही पूछा है। तीनों को जोड़ के बताओ। कल ऐसा एक चर्चा हुआ था, याद होगा तो। आप बताओ इस ए बी में बी है और बीसी में भी बी है, तो क्या इन दोनों में बी कॉमन है? तो इनका जो प्रोडक्ट है इसमें जो कॉमन होगा वो बी होगा कि नहीं होगा? तो अगर मुझे बी निकालना है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो निकालना है, बोलो। और इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, और चूंकि इनको रिलेटिव प्राइम रखना है तो केवल कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होना चाहिए। चलिए सर एचसीएफ निकाल दीजिए 551 और 1073। निकाल सकते हैं क्या एचसीएफ? 551 और 1073 का एचसीएफ निकाल सकते हैं? दिक्कत है थोड़ा। अच्छा बचपन में कैसे निकालते थे? भाग दे के निकाल के बताइए कितना आ रहा है, फिर हम आपको बड़ा कर दे रहे हैं, बिना भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे। पहले आप कंफर्म तो होइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, निकाल के दिखाइए। 29 आ रहा है क्या आपको? क्या नाम है भाई तुम्हारा? आदर्श? प्रवीण, तुम क्यों नहीं कुछ करते हो? देखते हो, देखत देखत जुग बीत जाएगा बाबू। आप करेंगे तभी आपका हाथ चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा आपका हाथ। और यकीन ना हो तो संडे को टेस्ट ले रहा हूं, देख लेना अपने आप को, में झाके ना दे। 29 आया ना? ना अगला संडे, ये संडे छुट्टी है, अगला संडे तक कुछ पढ़ न लेंगे तने। अभी तो दुए को टॉपिक पढ़े, इकाई अंक में कोई फंसता है नहीं। फैक्टर निकालो तो मतलब फॉर्मूले भी निकाल दिए, तनी सा और बढ़ जाए, यानी नंबर सिस्टम का ले लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम एक सप्ताह में। हाँ आ गया ना 29, भाग विधि द्वारा आया। अब आपको भाग विधि द्वारा में थोड़ा एक समस्या हुआ होगा, भाग दे दे के देखना पड़ा होगा, लेकिन कुछ लोग का नहीं आया। उनको तो पहले भागे विधि जान लेना चाहिए, उसके बाद गुणनखंड विधि बताएंगे हम आपको। 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना है तो आपको छोटका नंबर से बड़का में भाग विधि द्वारा निकालना होता है। कैसे? 551 से 1073 में हम भाग दे कैसे निकालते हैं? बताओ जी, 551 से क बार में जाएगा?
एक बार में गया। तो कितना घटेगा? 551। कितना बचेगा? 2 2 5। अभी 522 ऐसे भाजक बन जाएगा और ये 551 यहां उतरने जाएगा। तो बताओ अब क बार में जाएगा? 522। कितना बचेगा रिमाइंडर? इधर और इधर। अब ये 29 ऐसे बन जाएगा और 522 यहां आ जाएगा। तो 522 29 से चला जाएगा, 18 बार में चला गया। कर लेना हुआ। तो 522। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो अंतिम भाजक को ही ना एचसीएफ कहा जाता है। इसका एचसीएफ क्या है? एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, सर इनके फैक्टराइज के थ्रू समझ सकते हैं कि भाई 551 में कौन कौन से फैक्टर अवेलेबल है। 3 तरीका होता है एचसीएफ निकालने। एक तो भाग विधि, दूसरा इन दोनों नंबर को फैक्टराइज करिए, और तीसरा इनके अंतर को देख लीजिए। तो फैक्टर करने में भी आपको समस्या होगी थोड़ी। तो इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कितना है? 522 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना। आप कहोगे सर दो संख्याओं का जो अंतर होता है, अगर इस अंतर से दोनों कट जाएंगे तो ये अंतर ही एचसीएफ हो जाता है। लेकिन क्या 522 से 551 कटेगा? इसका मतलब ये अंतर एचसीएफ नहीं है। जब अंतर एचसीएफ नहीं है तो अंतर का ही कोई फैक्टर एचसीएफ हो। समझना बात। अच्छा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट फैक्टर चाहिए, तो इसको तोड़ो तो क्या ये कम से कम 2 गुणे 261 दिख रहा है? तो कहोगे 2 छोड़ दिया तो 522 से जस्ट छोटा 261 है। सर 261 अगर इसको काट देगा तो इसका एचसीएफ 261 कहला जाएगा। लेकिन क्या 261 से 551 कभी कटेगा? इसका मतलब उससे भी छोटा जाना होगा। चलो इस 261 को देखो जरा, 3 से कट रहा है क्या? तो मैं 261 को 3 गुणे 87 लिख सकता हूं। तो सर अभी 87 बड़ा दिख रहा है, तो सर 87 से अगर ये कट गए दोनों तो 87 एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन क्या 87 से 551 कट रहा है कभी? नहीं कट। ये डिवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो नहीं, हम बोल रहे हैं तो हाँ। आप 87 से काट के देखो, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब ये एचसीएफ नहीं है। अब फिर तोड़ना, क्या 87 3 गुणे 29 है? अब देखो बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? क्या 29 से 551 कटेगा? काट लो, कट गया। या इसका अंतर कट गया तो ये दोनों भी बोलो। तो बताओ इन दोनों किस फैक्टर से कट गए? 29 से। और क्या ये आपका यही हाईएस्ट रह गया? आप बोलोगे इन दोनों का एचसीएफ क्या आया? भाई कोई मैंडेटरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आपको वो अच्छा लगता है वही कर लो, लेकिन निकाल लो कि एचसीएफ क्या है। अगर एचसीएफ 29 आया, इसका मतलब बी का मान क्या हो गया? 29। क्या पूछा था सर? a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखना, अगर b का मान 29 है तो a का मान निकल जाएगा 29 से भाग देके। तो a बराबर यहां से 551 बटा में 29, ये 29 से भाग लगेगा ना। यहां 29 से क बार में जाएगा? अभी काटे हो तो आइडिया लग गया बना क बार में। 29 1 और 9 19 बार में जाएगा, क्योंकि 29 दूनी तो 58 580 हो जाता है, और ये 580 से 29 कम है, यानी ये 20 बार में न जाके 19 बार में जाए। ए का मान क्या आ गया? यहां देखो, बी गुणे सी बराबर 1073 है। क्या तुम्हें बी का मान पता चल चुका है? तो इस वाले से सी निकल जाएगा कि नहीं? कितना? 1073 बटा में बी। अब बी का मान कितना है? 29। तो काटो, 29 से क बार में जाएगा? 29 तिया 87 और
सते मतलब 37 बार में चला जाएगा। ए का मान क्या आया 19 प्लस बी का मान क्या आया 29 प्लस सी का मान क्या आया 37। है कि नहीं आपस में रिलेटिव प्राइम? यही नहीं चाहिए था कि आपस में को प्राइम होना चाहिए दूसरे से। सब है कि नहीं आपस में को प्राइम? जोड़ दीजिए सर। 18 7 25 5 2 7 1 8 85 आ रहा है जोड़ जाड़ के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? समझ में आया होगा। तीसरा है 47 बटा में 25 और चौथा है 69 बटे में 4। क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त कर रही है? कौन दशमलव को समाप्त कर रही है? इसका मतलब दशमलव के बाद शांत हो जा रही है, यही ना मतलब हुआ। ये नहीं कि चलते जा रहा है। जैसे 4/3 होता है, एक नंबर है 4/3, तो आप इसमें जब भाग देते हैं तो 1.3333 आते ना रहता है, ये नहीं हुआ शांत। क्या दशमलव को समाप्त कर पा रहा है? लेकिन ये पूछा है कौन दशमलव को समाप्त कर रहा है, यानी जो रुक गया होगा। जैसे मान लीजिए हम 2/5 लेते हैं, तो आप इसको कहिएगा ना ये है 0.4, तो क्या यहां दशमलव के बाद शांत हो गया? इसको बोलते हैं समाप्त कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ रहा है समझ बात? तो आपसे क्वेश्चन क्या है? टर्मिनेटिंग वाला ना? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग है। Which of the following numbers are terminating decimal? ये बोला टर्मिनेटिंग पहचानो, और ऑप्शन में टर्मिनेटिंग 3 को हो गया है, तो क्वेश्चन में तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। आइए ना चेक कर लेते, उसके बाद क्वेश्चन गलत होगा सुधारेंगे। पहले देखते हैं कि कौन कैसा दशमलव है, शांत है कि अशांत है। इसको शांत दशमलव कहा जाता है, इसको अशांत कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग। तो बताओ भाई, अगर हम किसी संख्या में 8 से भाग दे रहे हैं तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। नीचे 3 उन रहता है और ऊपर 3 से कटने वाला नहीं रहता है, तब न दशमलव चलते रहता है। या भाग दे के देखिए। अच्छा, एक बात और बताइए हमको, भाग देने में तो थोड़ी समस्या होगी क्योंकि चारों ऑप्शन में भाग देना पड़ेगा। एक बात हमको बताइए, अगर हर जो नीचे है हर, वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी नीचे जो हर है वो 10 का मल्टीपल आ जाए। कैसा? 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000। तो ये सब क्या शांत कर देते हैं? कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? तो अगर हर को 10, 100, 1000 बनाना पॉसिबल है, इसका मतलब वो शांत दशमलव। तो क्या 8 को 1000 बनाया जा सकता है? हाँ सर, 125 का गुणा कर दीजिए, 1000 बन जाता है। दिक्कत होगा समझने में। हम ये कह रहे हैं कि कोई संख्या x है और एकरे नीचे 10 है, तो ये शांत दशमलव होगा कि नहीं? ये शांत दशमलव टाइप का होगा कि नहीं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं? जैसे x के जगह कोई नंबर ले लो भाई, 4 ले लो, कुछ ले लो, तो क्या ये 0.4 हुआ ना जी? 0.4 क्या हो गया? शांत नहीं हो गया। नीचे 10 है तो मान लो नीचे 100 रहता, कुछ नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 रहेगा ये भी तो शांत दशमलव में गिनती होगा। तो नीचे अगर 0 0 रहेंगे नंबर, 10, 100, 1000 टाइप के, तो ये हमेशा क्या होंगे? शांत। नहीं लोड ले रहा है क्या? नहीं लोड ले रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो नियम पढ़े हैं बचपन में कि किसी संख्या में दाईं ओर से
1 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे, 2 अंक पहले बैठाएंगे। ये सब 10 से भाग 100 से भाग का ही ना नियम था कि कोनो संख्या में 10 से भाग देंगे तो दाईं ओर से 1 अंक पहले बैठेगा। अगर दाईं ओर से 1 अंक पहले बैठा तो शांत न हो गया। दाईं ओर से 2 अंक पहले बैठेगा। जब 1 अंक पहले, 2 अंक पहले, 3 अंक पहले बैठेगा तभी ना कहिएगा दशमलव को समाप्त कर रहा है। तो 1 अंक पहले, 2 अंक पहले, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक पहले बैठने के लिए 10 से भाग, 100 से भाग, 1000 से भाग, यही ना होना चाहिए। तो अगर हर को हम 10, 100, 1000 बना सकते हैं तभी ना शांत होगा। ये देखो, ये 8 जो है ना, ये 1000 के फैक्टर होते हैं। 1000 जो होता है ना नंबर, वो 8 गुणे 125 होता है। 1000 जो होता है, क्या ये 8 गुणे 125 होता है? तो हम 8 को 1000 बना सकते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? सर दोनों में 125 का गुणा करना पड़ेगा, मान में कोई फर्क पड़ेगा? और नीचे जैसे ही 1000 बनेगा ये शांत हो जाएगा कि नहीं? 3 अंक पहले बैठ जाएगा। देखो ध्यान से, तुम्हारा एक्चुअल सवाल था, एक्चुअल सवाल क्या था? 23 में 8 से भाग दीजिए। मैं दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। सवाल तो यही था कि 23 में 8 से भाग दीजिए। अगर आप नॉर्मली भाग देते हो 8 दूनी के 16, अब क्या बचा हो? 7। 7 नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाते हैं, 70 बन गया। 8 से 70 कब बार में जाएगा? 8 अठाई 64, 64 चला गया, 6 बच गया, 6 पे एक 0 आ गया, 60 हो गया। 8 सत्ते 56, 4 बचा, 4 पे एक 0 आ गया, 40 हो गया, और 8 बचे 40। क्या अब जाएंगे? शांत हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको कंक्लूजन क्या निकला कि 23 में 8 से भाग दिए तो दाईं ओर से 3 अंक पहले दशमलव बैठ गया। मैंने यही बोला कि जो 8 है, ये 8 में 125 का गुणा होगा तो 1000 बन जाएगा। तो अगर इस 23/8 को हम ऐसे देखते कि सर इसमें 125 का गुणा करेंगे ताकि ये 1000 बन जाए, तो अगर नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे तब ना बैलेंस रहेगा। अगर हमने हर को 125 गुना कर दिया तो अंश को भी 125 गुना करूंगा तब ना रेशियो बैलेंस रहेगा। बताओ, अब ये नंबर नीचे 1000 है, और जैसे ही नीचे 1000 है तो पक्का है ना शांत हो जाएगा। और यही पक्का है ना कि अगर 1000 है तो 3 अंक पहले दशमलव आएगा। आया था ना 3 अंक पहले दशमलव। गुणा करो, 23 बचे 115 ना, 11, 23 दूनी 46 और 11 57, और 23 से कम 23 5 28। यही ना आएगा जी गुणा करके? बोलो। अब जैसे ही 1000 से भाग दोगे क्या नंबर 2.875 बन जाएगा? तो अगर आप डायरेक्ट भाग दिए तो भी वही आया, या सेम नंबर का गुणा कर दिए तो भी वही आया। तो जल्दी पहचानने का तरीका यह है कि अगर हर में कुछ भी गुणा करके वो 100, 1000, 10,000, 1 लाख बन जाए, इसका मतलब वो क्या है? शांत दशमलव। तो क्या हम 8 को 1000 बना सकते थे? इसीलिए कौन सा दशमलव था? शांत दशमलव, यानी दशमलव को समाप्त कर रहा था। तो ये है शांत दशमलव, यानी दशमलव को समाप्त कर रहा है। चलो, क्या 25 को भी तो 100 बनाया जा सकता है? 25 चौके 100, तो जैसे ही नीचे 100 बन गया ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत है। 40 को भी 100 बना सकते हो अढ़ाई गुना करके। 40 अढ़ाई 100 नहीं होता है, या 40 में 25 का गुणा कर दो 1000 बन जाएगा। तो ये नीचे 0 बन सकता है ना, ये भी क्या है? अब यहां देखना, क्या तुम 15 को कभी 100 बना पाओगे? 15 के पहरा में 100 आता है। 1000 बना लोगे? 10,000? सर इसमें 3 है, 5 तिहाई 15 है। 5 को तो 100 बना सकते थे, लेकिन 3 का क्या करेंगे? बात को समझो। ये 15 3 गुणे 5 है ना, तो केवल 5 होता तो 10, 100, 1000 बन सकता है। लेकिन जैसे ही 3 का गुणा होगा ये तो 300, 30, 3000, 30,000 ऐसा बन जाएगा।
और जहां 3 से भाग देना होगा वहां शांत हो पाता है? 37 ना है, 36 रहता तो काम बन जाता, लेकिन 37 कभी 3 से कटेगा, इसीलिए क्या है? अशांत है। अशांत का मतलब कि दशमलव को समाप्त नहीं करेगा। तो 3 गो शांत हो गया, 1 गो अशांत हो गया, ठीक 1 गो न मारना है। तो यहां पूछना चाहिए कौन दशमलव को समाप्त नहीं कर रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछेगा, अशांत दशमलव। तो अब क्या टिक मारेंगे? बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नहीं समझ में आया? शांत अशांत आप भाग दीजिएगा ना तो टाइम नहीं लगेगा आपको। कहीं दशमलव में हाथ तंग होगा तो गलती भाग हो जाएगा। हमको तो लगता है कि तंग है थोड़ा, इसीलिए नीचे हमेशा देखो। क्या 100 1000 बन जाएगा? क्या बन जाएगा मतलब शांत है, नहीं बनेगा तो अशांत। चलो शानदार। आपने सॉल्व किया, कहां तक पहुंचे थे? कहां तक पहुंची थी? 315 अपॉन 900। तो भाई 900 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीजर बन जाएगा। हाँ तो काटिए, कैंसिल आउट करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाइए उसको। वो छोड़िए ना, ऑप्शन गलती देता है। ऑप्शन जानते कौन मारता है? टाइपिस्ट। और टाइपिस्ट के पास कितना दिमाग होता है? नहीं, आपने उसको सॉल्व किया, क्या आया वो? अब नहीं कटेगा, काटो उसको, बताओ। 315/900 को काट काट के छोटा करेंगे तो क्या आएगा? 7/20 आएगा। और 7/20 एक इंटीजर तो नहीं है, फ्रैक्शन है। तो उस इंटीजर में क्या मल्टीप्लाई करे कि वो, मतलब फ्रैक्शन में क्या मल्टीप्लाई करे कि इंटीजर बन जाए? तो सर जो नीचे 20 है वही ना डिस्टर्ब कर रहा है। 20 का गुणा कर दीजिए, बच जाएगा 7 और 7 इंटीजर। आपके हिसाब से घड़ी चलता है क्या? फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन लिस्ट टर्म। क्या 315/900 लिस्ट टर्म है? उसको काटना पड़ेगा, ठीक है? काटिए, आपके हिसाब से गणित नहीं ना चलेगा, नियम कानून न है गणित का। आइए, बाकी लोग को तो यो नहीं समझ में आया कि 315 कहां से आया ना हो। तुषार नहीं ना बुझाया 315 कहां से आया? एगो तो पहुंचा ना कम से कम 315/900 उसके। अब आप शुरू से देखिए कैसे आया सर वो चीज, ठीक है? तो देखिए, आप हमारी घंटे में ना मैथे पढ़ा करिए। क्या बना रही थी? कहाँ बना था? हम तो एक को पूछे हुए नहीं हुआ, बाकी सब समझ गए थे, बना लिए हैं। ठीक है, संडे के रेडी रहना है। हाँ ठीक है, नहीं, जो चले वह करिए, अच्छा रहेगा। और एक बात और सुन लीजिए, अच्छा वो हम देख लिए। नहीं, वो बात मेरी बात सुनिए पूरा। आप भले ही पूरा सवाल सॉल्व करके आए हो घर से, लेकिन आपको देखना एक बार जरूर चाहिए कि क्या आप जैसे सॉल्व करके आए हैं खाली वही बताया गया कि कुछ और बताया गया है। बात को समझ? नहीं, मैं आपकी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि ये बीमारी का शिकार बहुत सारे टॉपर होते हैं। तो टॉपर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, और ये है जनरल कंपटीशन। यहां अच्छे फेंका जाते हैं।
इसलिए संभालना हमारे काम है। आपको ये देखना है कि क्या आपने जो अंडरस्टैंडिंग से पूरा सवाल सॉल्व किया है, क्या उसी की चर्चा क्लास में हुई है, तब तो एकदम बेस्ट है, आप ऑन द ट्रैक हैं एकदम। लेकिन अगर जरा भी उसको थोड़ा हट के बताया जा रहा है तो आपको सीखना जरूर चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि आप हल कर आएंगे एग्जाम में, प्रश्न इसका है कि आप कितने देर में हल करके आएंगे। नहीं हो गणित बनाने वाले का होगा कि गणित जो सबसे पहले बना के आएगा उसका होगा। लिमिटेड है 15 मिनट 25 क्वेश्चन। परीक्षा भी नहीं दिए आप, देंगे तो वहां रिस्ट्रिक्शन है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाने हैं गणित के। नहीं बनाए तो शट डाउन हो जाएगा। देर हो गया ना 15 मिनट, अब तो 10 मिनट मार देंगे। ठीक है, संडे को देखा जाएगा। नहीं बाबू, आपको बहुत सावधान रहना है ना, कि अगर जरा भी कुछ भी अगर सीखने को मिल रहा है वो सीखिए जरूर, वो आपका समय बचाएगा। ये बात सबको समझना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। आइए इसको देखते हैं थोड़ा। ये बताओ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉन टर्मिनेटिंग? सर ये तो डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब अशांत है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसा नंबर तैयार कर देना है? एक होल नंबर, एक इंटीजर नंबर तैयार कर देना है। तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब ना फ्रैक्शन से इंटीजर में जाएंगे। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव टाइप की संख्या को आपको बदलना है भिन्न में। भिन्न में कैसे बदलाएगा? सर इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.349 पर बार, क्योंकि रिपीटेशन किसका हुआ है? 9 का, उसी पे बार लग जाएगा, क्योंकि वही ना बार बार लिखा गया है। अब ये रेकरिंग टाइप के जो नंबर होते हैं, अगर इनको p/q फॉर्म में बदलना है, p/q को ही ना भिन्न कहा जाता है, तो अगर भिन्न में बदलना है तो नियम क्या है ध्यान से देखिएगा। पूरा नंबर डेसिमल और बार को छोड़ के, क्या ये 0349 दिख रहा है? ये लिखना है, माइनस जिस पर बार नहीं है वो घटाना है। किस पर बार नहीं है? 034 पर। 0 आप इग्नोर कर सकते थे, लेकिन हो सकता है 0 की जगह 1 दिया रहता तो आप इग्नोर नहीं करते, आपको लेना पड़ता। गया? हाँ गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि रेकरिंग वाले नंबर को अंश बटा हर लिखना है ना। भिन्न कैसा होता है? p/q फॉर्म में होता है। तो अंश के जगह पे p है और हर के जगह पे q। अंश लिखने का तरीका है कि डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाइए, पूरा नंबर में से डेसिमल जिस पर बार नहीं है वो घटा दीजिए। तो बार किस पर नहीं था? 034 पर नहीं था, वो घटा। ये अंश का काम हो गया। बटा में हर क्या करना है देखना। सर हर में दशमलव के बाद लिया जाता है। ये सब दशमलव आया था किसकी वजह से? डिनोमिनेटर की वजह से। तो दशमलव के बाद देखो कितने अंक पर बार है? सर 1 अंक पर बार है। समझ आ रहा है बात? एगो। कितने पर बार नहीं है? दशमलव के बाद ही देखना हर में। तो दशमलव के बाद 3 गुना अंक है। इस 3 गो अंक में क गो पर बार है? एगो 9। और कहीं 2 गो पर बार होता तो 2 गो। समझ आ रहा है बात? एगो पर बार है तो एगो 9। हाई वाला 9 है कि बार की वजह से? हाँ, यहाँ 8 रहता तब वो यहाँ क्या लिखा था? 8 ना। हम पे लगत रहे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। हम कह रहे हैं कि दशमलव के बाद कुल 3 अंक, लेकिन इस 3 अंक में क गो पर बार है? एगो 9। बार की वजह से 9 आ रहा है, अंक की वजह से नहीं आ रहा है। वो इत्तेफाक है कि यहां भी क्या है? 9 है। वो वाला 9 ही नहीं है, बार वाला 9 है। बुझा रहा है? हंस रहा है। अच्छा, अब क गो पे बार नहीं है तो ज गो पे नहीं होगा तो गो। ये हुआ p/q। इसको सॉल्व करना है। 349 ना है,
ये कितना हो, क्या पढ़ के हो? 349। ये जीरो कोई महत्व नहीं है, पीछे बैठना है तब ना महत्व होता है। तो 349 में 34 गया 315, और बट्टा में ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन कोई मल्टीपल फॉर्म में नहीं होता है, फ्रैक्शन शॉर्टेस्ट टर्म में होता है, यानी जब कट सकता है तो काटा जाता है। कटेगा कि नहीं कटेगा? दोनों सर 9 से कट जा रहा है, पहले तो अंकों का योग 9 बन रहा है क्या? तो पक्का ना 9 से कटेगा। 9 से क बार में कटेगा, और नीचे क्या बचेगा? 100। अभी भी 5 से कटेगा क्या? कितना बार में? अब कटेगा? नहीं कटेगा। ये बोलेंगे पी बाई क्यू फॉर्म, ये इसका सही फ्रैक्शन है। तो आपसे भिन्न पूछा है कि पूर्णांक पूछा है? तो एक भिन्न को पूर्णांक में बदलने के लिए हर 1 होना चाहिए। तो बताइए हर किस संख्या का गुणा कर दें कि गायब हो जाएगा? बोला है ना, कौन सी छोटी संख्या गुणा करें ताकि ये क्या बन जाए? इंटीजर बन जाए, पूर्ण अंक बन जाए। तो आप कहोगे 7/20 में इस 20 को ही ना गायब करना है। तो अगर मैं 20 का गुणा कर दूं तो क्या ये कट के खाली 7 आ जाएगा? 7 पूर्ण अंक है, इंटीजर है कि नहीं है? तो आपने किसका गुणा किया? आंसर क्या हो जाएगा? एपी सही टाइप किया था। पी और क्यू संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या इतना और इतना को निरूपित करते हैं, तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है? यानी अंतर, दो बिंदुओं के बीच में दूरी कितना होता है? जितना उनका अंतर होता है। जैसे कोई पूछेगा कि 5 और 8 दो बिंदु है, संख्या रेखा समझते हैं ना, ऐसे होता है। एक बिंदु मान लो 5 है और एक बिंदु आपको मान लो 8 है, तो कोई पूछेगा दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 3 कहेंगे ना आप? नहीं, 3 यूनिट दूरी है। कैसे आया 3? घटाइए क्या ना रहा है? तो दो संख्याओं के बीच की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बड़का में से छोटका घटा दे तो आ जा रहा है, 8 में से 5 क्या आ जा रहा है ना 3। वैसे ये भी तो है, कह रहा है कि 0.73 पे बार और 0.56 पे बार के बीच की दूरी क्या है? एगो को P बोला है, एगो को Q, और P और Q के बीच की दूरी बोला है। बताओ बाबू, दूरी घटाइए के ना आएगा? तो बड़ा दोनों में कौन है? ये बड़ा है, ये छोटा है? नहीं दिख रहा है ऐसे। अरे 73 माना, 56 माना, तो 73 नहीं बड़ा है। तो बड़का में छोटका घटाएंगे तो दूरी निकलेगा ना। चलिए घटाते हैं। घटाइए तो क्या आ रहा है? 0.26 पे बार। सर ये घटाव कैसे हो रहा है, हमको बुझाइए जरा। हम आपको एक बात बताते हैं, ये रेकरिंग वाला घटाव है ना। अच्छा ये बताइए, जो नंबर था क्या ये 0.73333 ऐसे टाइप का रहा होगा? इसी को ना 3 पे बार लिखा है। और ये जो नंबर है 0.566666 ऐसे रहा होगा। और घटाना है तो घटा के देखो, 3 में से 6 जाएगा तो बगल वाला से हासिल लेगा तो क्या बनेगा? 13 में ले 6 गया, इधर या डॉट डॉट है, छोड़ दो। ये 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया, सब ना 2 बन गया, तो सब 6 आते जा रहा है। बगल वाला से हासिल लेके 12 बना था, ये 6 ना है, तो 6 में से 5 गया, तो क्या इसका अंतर ये आ रहा है? अब ध्यान से देखो, 0.1666 अचानक 7 आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि यहां से घटाने शुरू किए। अगर एगो और 3 एगो और 6 लेते तो यो 6 आता, ये 7 आगे बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता इससे। तो आपको आइडिया लग रहा होगा, ये 7 इसलिए आया है कि पीछे वाला हम छोड़े हुए हैं, तो रिपीटेशन 6 का ना हो रहा है। तो बताइए क्या इसका अंतर 0.16 पे बार है?
डायरेक्ट घटाएंगे तो 5 में 13 में से 6 गया 7 होता, 6 में से 5 गया 1 होता। इस 7 को आपको समझना था कि लास्ट वाला डिजिट है, 7 पे बार नहीं लगेगा, 6 पे बार। तो घटाव जो होता है वो डायरेक्ट करोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन नियमानुसार कुछ और आता है। तो ये घटाने का विधि होता है रेकरिंग वाले नंबर। ये बोला इतना अंतर होगा, यानी दूरी इसमें आ गया, किसमें, डेसिमल फॉर्म में, और ऑप्शन तो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है ना। तो क्या अभी अभी जस्ट सीखा है आपने रेकरिंग वाले को फ्रैक्शन में बदलना, कैसे बदलाएगा? सर दशमलव बार भूल जाइए, 16 है खाली, उसमें से बिना बार वाला 1 घटा दीजिए, और बटा में दशमलव के बाद क गो पर बार है, 1 गो 9, और क गो पे नहीं है 0, जगो पे है 9 और जगो पे नहीं है 0। तो क्या हो गया जी, 15 बटा में 90, 15 बटा 90 1 बटा 6 होता है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1/6। तो ऐसे घटा लेना है, डायरेक्ट घटाने में थोड़ा अलर्ट रहना है, हाँ, अन्य तो दोनों को फ्रैक्शन में बदल के घटा लेना है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। नहीं, क्यों लंबा इसलिए नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सेम नेचर है, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी दशमलव के 2 अंक, लास्ट में, इसलिए बेस 90-90 ही होगा दोनों का, और 2 भिन्न का बेस अगर सेम होता है तो इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, 66 बटा 90 और वो 51 बटा 90, 66 में 51 गया, 15 बटा 90, 15 बटा 90 क्या है, 1/6। तो लेकिन अगर अलग अलग होता ना, इसे मान लो यहां दोनों पे लग जाता, तब आप नहीं करते, तब आपका एगो 99 हो जाता है, एगो 90, एलसीएम लेना पड़ जाता वहां। ठीक है, बहुत अच्छा कि सर भाग दे दीजिए और देख लीजिए, लेकिन भाग देना इतना आसान नहीं है, समय न लग जाएगा चारों में। दूसरा तरीका आज आपने सीखा कि सर इन सब में इस पे ध्यान सबसे पहले जा रहा है कि ये 75 न होके अगर खाली 25 होता तो डायरेक्ट आंसर मार देते, क्योंकि नीचे 25 आएगा तब तो वो 100 बन ही जाएगा, लेकिन ये 25 नहीं है, ये 3 गुणे 25 है, 75 में दिया हुआ था। अगर ये 3 इसको काट देगा तब तो 25 बच जाएगा, लेकिन प्रश्न है क्या 3 इसको काट देगा? आप कहोगे 3 से ये तभी कटेगा जब इसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो बताओ 5 8 13 हो गया, 13 कभी 3 से कटता है? अरे 9 तो कट जाएगा, 6 तो कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा। इसका मतलब इसमें का 3 गायब नहीं। जब ये 3 रहेगा तो कभी भी 1000 बन पाएगा, 100 वो बन पाएगा, 3 गायब ना होना चाहिए। ये क्या है? अशांत है। कौन सी चाहिए? अच्छा, शांत चाहिए हमको, तो अशांत हो गया। आइए सर यहां जरा ध्यान देखिए, 42 दो जगह आपको दिखाई दे रहा है। ये 42 में क्या है? 3 गुणे 7 गुणे 2 है, यही ना है फैक्टर। तो खाली 2 रहेगा तब बन जाएगा, क्योंकि 2 को 10 बना लीजिएगा। कभी 3 में 7 में किसी का गुणा करके आप 10 बना पाइएगा, 100 बना पाइएगा। इसका मतलब आप चाहते हैं कि 3 सते 21 इसमें से गायब हो जाए। तो देखो तो क्या 21 से ये नंबर कट जाएगा? अगर कट जाएगा तो गायब हो जाएगा, खाली 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो शांत कहला जाएगा। 21 से खाली चेक कर लो, 21 तिया 63, 63 गया, 6 बचा, 61, 21 दूनी 42, 42 गया 61 में से तो 19, 19 पर 7, 197, 197 21 के पहाड़ा में, यानी 21 नहीं काट पाएगा। ये भी क्या है? पूरा भाग नहीं देना है कहने का। यहां देखना, ये 42 में का 2 से दिक्कत नहीं है आपको, दिक्कत किससे है? 21 गुणे 2 यानी 21 से दिक्कत है, क्योंकि हम 21 को 100 नहीं बना पाएंगे, ना 1000 बना पाएंगे। 100 1000 में इस सब में 3 7 आता है? कहीं नहीं आता, लेकिन 2 तो आता है ना। तो 2 से दिक्कत नहीं था। 21 अगर इसको काट दिया
तो ये शांत कहलाएगा, नहीं तो अशांत। काट के देखो। अरे भाई देखो अभी भी काटे थे, 6917 नहीं कटा था, 197 बचा था। भाई 20 ज्यादा होगा, 197 प्लस 20 217, 21 से कटेगा। सर 21 का 10 गुना 210 होता है, तो 7 कहां से आ जाएगा? यानी 21 से ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब ये भी क्या है? आसान। तो क्या बच गया? अब होगा ये हुआ होगा ना शांत, नहीं तो चारों ना शांत हो जाएगा। चेक कर लो, 128 में 4 गुणे 32, अच्छा 32 में भी आप 8 देख सकते हो। तो कुल मिला जुला के ये सारे के सारे अगर इवन नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई ना कोई गुणा करके इसको 100 में बनाया जा सकता है। 4 भी बन जाता है, 8 भी बन जाता है, 4 तो बनिए जाता है। यानी ये अगर नीचे इवन नंबर है खाली, तो क्या इसकी एक संभावना है ना कि नीचे 0 0 0 आ जाए? बोलो, जब नीचे 0 0 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? शांत हो जाएगा। नहीं समझे बात को? नीचे देख रहे हो 128 है, यानी ये 2 के पावर क्या है सर? ये 2 के पावर 7 है, राइट। अगर हम इसमें 5 के पावर 7 का गुणा कर दें तो नहीं हो जाएगा 10 के पावर 7, और जैसे 10 के पावर 7 हो जाएगा तो 7 अंक पहले दशमलव बैठ जाएगा। शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हर में केवल 2 के पावर अवेलेबल है तो वो भी एक क्या है? शांत, क्योंकि उसको क्या बनाया जा सकता है? 10 बनाया जा सकता है। या हर में केवल 5 के पावर अवेलेबल है तो वो भी क्या? शांत दशमलव, क्योंकि उसको भी क्या किया जा सकता है? 10 बनाया जा सकता है। 10 मतलब 10 के पावर में बनाया जा सकता है। याद रखिए कि भिन्न, जैसे सब फ्रैक्शन है ना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो भिन्न, शांत भिन्न लिख दे रहा हूं मैं। शांत भिन्न यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हर में 2 या 5 या दोनों का या दोनों होना चाहिए। बस मल्टीपल नहीं बोल सकते, मल्टीपल तो 6 भी हो जाएगा नहीं, और 6 हो गया कहीं तो 3 ना आ गया तो गड़बड़ा जाएगा। तो हर में 2 के पावर x या 5 के पावर x या 10 के पावर x टाइप का होना चाहिए। तो 128 क्या था सर? 2 के पावर 7 टाइप का था, इसीलिए क्या है वो? शांत। लेकिन बताओ 42 खाली 2 के पावर कुछ है? नहीं सर, इसमें तो 7 भी गुणा हुआ है। एगो 25 दिया था ना पिछले सवाल में, या एगो 75 दिया था, इसी में क्या? हाँ देखो इसी में दिया था। तो भाई ये डायरेक्ट नहीं था 25, ये 75 था, लेकिन इसका 3 यहां कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा था। अगर मान लो यहां पे थोड़ी देर के लिए समझो, यहां पे 7 दे देते तो क्या ये 3 से पूरा कट गया होता? जब कट गया होता तो क्या बचता? 25, और 25 क्या है? 5 के पावर x टाइप का है, इसलिए क्या बन जाता? शांत बन जाता। लेकिन चूंकि यहां पे कुछ ऐसा नंबर था जो 3 नहीं काट पाया था, इसीलिए क्या हो गया था? क्लियर हुआ कि नहीं? आपको ये ध्यान रख सकते हैं। सर पहला दिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल परिमेय होगा। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल परिमेय होगा। दूसरा दिया है इसका आयतन भी परिमेय होगा। अब तो प्रश्न है कि सर गोला के बारे में पता है? गोला का आयतन क्या होता है? एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? गोला का आयतन? हाँ सर, होता है 4/3 पाई आर। ठीक है सर, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्या होता है?
4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है में। और यहां आर क्या है आपका? रेडियस। और पाई क्या है? पाई रेशनल है या इरेशनल है? सर पाई तो अपरिमेय संख्या है ना भाई? 22/7 क्या है? अगर बात 22/7 की होगी तो रेशनल, लेकिन बात पाई की होगी तो इरेशनल। यहां तक ठीक है? हम एक बात आपसे पूछते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रेशनल प्राप्त होगा कि इरेशनल हो जाएगा? कोई रेशनल नंबर, दुनिया का कौन रेशनल नंबर है, अगर मैं उसका स्क्वायर किया तो रेशनल रहेगा कि इरेशनल बन जाएगा? सर रेशनल ही रहेगा। रेशनल का स्क्वायर रेशनल रहेगा। चलो एक बात और। अच्छा, एक इरेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, और इसमें अगर मैं कोई रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूं, ये मुझे क्या रिजल्ट देगा? जैसे परिमेय का वर्ग परिमेय हुआ, इस बात को ऐसे भी बोल सकते थे कि रेशनल गुणे रेशनल, परिमेय गुणे परिमेय, परिमेय प्राप्त हुआ ना जी। स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार उसी गुणा करना। तो रेशनल गुणे रेशनल क्या मिला आपको? रेशनल ही मिला। यानी परिमेय का गुणा परिमेय में होगा तो परिमेय ही प्राप्त होगा। बोलिए। लेकिन अपरिमेय का गुणा अगर परिमेय में कर दिया तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। क्या बात है, इस बात से सभी लोग सहमत हैं? तो एक बात बताइए, 4/3 क्या है? परिमेय है। रेशनल, शॉर्ट में लिखूं आर, रेशनल का मतलब आर, इरेशनल का मतलब आई आर लिख देंगे। पाई क्या है? आई आर है इरेशनल। और ये आर क्यूब, चूंकि आर क्या था? रेशनल, तो आर क्यूब भी क्या होगा? रेशनल। इन्हीं को न मल्टीप्लाई करके आयतन बनाया गया है। तो देखो, रेशनल गुणे रेशनल रेशनल, लेकिन रेशनल गुणे इरेशनल, तो क्या फाइनल रिजल्ट इरेशनल आएगा? मल्टीप्लाई होगा तो। ऐसे यहां बताओ, ये आई आर है, इरेशनल है, और ये सब क्या है? रेशनल। तो इरेशनल में जैसे रेशनल का गुणा होगा तो रिजल्ट इरेशनल ना बन जाएगा? तो भले ही गोले का त्रिज्या रेशनल हो, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमेशा क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। और यहां क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है ना? तो दोनों ना गलत है, और दोनों गलत है तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? नीदर वन नॉर, ना तो पहला ना ही दूसरा। समझ रहे बात को? क्यों गलत हो गया? क्योंकि सर आप परिमेय क्यों लिख दिए? परिमेय तो तब होगा जब इनके एरिया में पाई नहीं आएगा। क्या एरिया और वॉल्यूम दोनों में पाई आता है? और पाई क्या होता है? अपरिमेय। और जैसे अपरिमेय का गुणा परिमेय में करिएगा ना, तो वह परिमेय ही रह जाएगा। तो ये कब सही होता? जब यहां भी अपरिमेय लिखा होता, यहां भी अपरिमेय लिखा होता, तो दोनों क्या हो जाता? सही। 22/7 तो माना जाता है, वो होता थोड़े है। पाई क्या है? अपरिमेय। गुड। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया ना? पूछा है ना कि सही नहीं है वो पहचानो, आई सही बात है ना? ये क्या है? सही है। और हमें क्या चुनना है? गलत वाला। तो ये तो हम टिक नहीं लगाएंगे। ये देखो, 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक, ये भी बात सही है। ये बात कैसी है? सही है।
और हमें क्या है, सही नहीं वाला चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि P गुणे Q सम आया है तो P और Q हमेशा सम ही होगा, ऐसा जरूरी है क्या? भाई दो लगातार नंबर को गुणा कर दो, वो सम हो जाता है। कोई भी दो लगातार नंबर को गुणा करोगे वो सम आ जाता है। और क्या दो लगातार नंबर दोनों के दोनों सम थोड़े होते हैं, एक सम होता है तो एक विषम हो जाता है। तो ये बात कहना कि P गुणे Q सम है तो P और Q हमेशा सम होगा, जरूरी नहीं, विषम भी हो सकता है वो। क्या यह बात गलत है? और गलत है तो हमें गलती वाला ना पहचानना है, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? और ये तो आप जानते हैं रुद्धु एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी सही है। तो हमें गलत वाला पहचानना था, इसलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। 25वां सवाल समझ में आया?